At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 1947 भारत आजाद हो गया और ज्यादातर राज्यों की तरह बिहार में भी कांग्रेस की सरकार बनी। बिहार के पहले सीएम और कांग्रेस के कृष्णा सिंह एक कद्दावर नेता थे। कांग्रेस की राजनीति बिहार में 3 स्तंभों पर खड़ी थी: ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम। बाकी राज्यों की तरह बिहार में भी कांग्रेस एक के बाद एक 3 चुनाव जीतती गई। 10 जून 1959 आजादी के 12 साल बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने कृष्णा सिंह को एक चिट्ठी लिखी और कांग्रेस में अपर कास्ट डोमिनेंस की चिंता जताई। कांग्रेस एक बेहद अपर कास्ट डोमिनेटेड पार्टी थी और अब 12 साल सत्ता भोगने के बाद इसका असर और साफ दिखने लगा था। एलन शाही बताते हैं, कांग्रेस में अपर कास्ट कल्चर सुप्रीम था क्योंकि आजादी के वक्त ज्यादातर कांग्रेसी अपर कास्ट से आते थे और जब भारत आजाद हुआ तो उन्होंने ही सत्ता संभाली। इस तरह से न सिर्फ कांग्रेस बल्कि ब्यूरोक्रेसी भी अपर कास्ट डोमिनेटेड थी और इन सब के बीच कांग्रेस एक बहुत बड़े वर्ग को दरकिनार कर रहा था जिसे बाद में ओबीसी का नाम मिला। संख्या बल में भरपूर होने के बावजूद उसे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा था। कृष्णा सिंह के बाद केबी सहाय चीफ मिनिस्टर बने। उनकी सरकार बुरी तरह करप्शन चार्जेस से घिरी रही। ऊपर से राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 9 अगस्त 1965 लोहिया के सपोर्टर्स ने पटना में जमकर प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस सरकार ने लाठीचार्ज किया और अरेस्ट किया। कांग्रेस सरकार लोहिया फैक्टर से अनपॉपुलर होती जा रही थी। 1967 के चुनाव हुए। कांग्रेस पहली बार सत्ता से बाहर हुई। कांग्रेस 319 में से सिर्फ 128 सीट ही जीत पाई और शुरू हुआ गैर कांग्रेस सरकार का म्यूजिकल चेयर। 1968 कांग्रेस से भागकर बीपी मंडल नई सरकार में चीफ मिनिस्टर बनते हैं 1 महीने के लिए। अगले सीएम बनते हैं भोला पासवान शास्त्री 3 महीने के लिए। उसके बाद आपस में अनबन हो जाती है और बिहार में पहली बार प्रेसिडेंट रूल लगता है 8 महीने के लिए। पहली बार मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं। कांग्रेस फिर से सत्ता में नहीं आ पाती है और सिर्फ 118 सीट पर सिमट जाती है। फरवरी 1969 सरदार हरिहर सिंह चीफ मिनिस्टर बनते हैं 4 महीने के लिए। भोला पासवान शास्त्री फिर से सीएम बनते हैं सिर्फ 12 दिन के लिए और फिर आपसी अनबन हो जाती है और बिहार में दूसरी बार प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। उसके बाद दारोगा प्रसाद राय सीएम बनते हैं लगभग 1 साल के लिए। मार्च 1970 कर्पूरी ठाकुर सीएम बनते हैं तकरीबन 1.5 साल के लिए। ये म्यूजिकल चेयर चलता रहता है और 1972 से 1973 के बीच 9 और लोग सीएम बनते हैं और 2 बार प्रेसिडेंट रूल लगता है। जनता त्रस्त थी। शायद ही किसी राज्य ने सीएम की कुर्सी का ऐसा म्यूजिकल चेयर कभी देखा हो। कांग्रेस का विकल्प तैयार नहीं है। नेताओं में सिर्फ कुर्सी की हवस है। लेकिन इस म्यूजिकल चेयर के खेल ने उस ओबीसी समाज को हल्की सी हवा दी थी जो क्रोधित तो था पर खामोश था। कर्पूरी ठाकुर ने अपने छोटे से सीएम के टेन्योर में 2 बड़े फैसले लिए। मुंगेरी लाल कमीशन के आधार पर ओबीसी रिजर्वेशन और बिना इंग्लिश में पास हुए भी ग्रेजुएट। लोग इसका मजाक उड़ाते हुए इसे कर्पूरी डिवीजन से पास कहते थे, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होने वाला था। शायद आप नहीं जानते, बिहार राजनीति के ज्यादातर ओबीसी नेता कर्पूरी डिवीजन से ही पास हुए थे। 1970 पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव हुए और पहली बार प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी दोनों ओबीसी से बने, लालू यादव और सुशील कुमार मोदी। कर्पूरी और दारोगा राय के सीएम बनने से बिहार की राजनीति में अब ओबीसी की चुप्पी टूट रही थी। ओबीसी और अपर कास्ट के बीच की खाई गहरी होती जा रही थी। कांग्रेस के अंदर भी राम लखन यादव जैसे ओबीसी नेता अपनी जमीन मजबूत कर रहे थे और अपने आप को असर्ट करने लगे थे, लेकिन कांग्रेस अब भी पार्टी में ओबीसी को उनका स्थान देने के लिए तैयार नहीं थी। कांग्रेस अपने पुराने ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम स्तंभों पर अटिक थी। 1975 चुनाव से पहले एक घटना घटती है। समस्तीपुर के पास कांग्रेस के नेता एलन मिश्रा की एक बॉम्ब ब्लास्ट में हत्या कर दी जाती है। पूरे बिहार में सहानुभूति का भाव होता है। कांग्रेस इस पर तुरंत कदम उठाती है और एलन मिश्रा के भाई जगन्नाथ मिश्रा को सीएम बना देती है, फिर से अपर कास्ट ब्राह्मण। जगन्नाथ मिश्रा सीएम बनते के साथ दारोगा राय और राम लखन यादव जैसे नेताओं को साइडलाइन करना शुरू कर देते हैं। कांग्रेस का अपर कास्ट डोमिनेटेड कल्चर बरकरार रहता है और किसी भी डिसेंट को दबा दिया जाता है। इसी वक्त सेंटर में इमरजेंसी भी लग जाती है जिसका जगन्नाथ मिश्रा पूरा समर्थन करते हैं और हर लिस्ट जो सेंटर से भेजी जाती थी जिसमें अरेस्ट होने वाले नेताओं के नाम होते थे, जगन्नाथ मिश्रा की सरकार ये पुष्ट करती है कि कोई भी नाम बच न पाए। 1977 इमरजेंसी खत्म हुई और चुनाव हुए। कांग्रेस की दुर्दशा हुई। कांग्रेस बिहार में 54 में से 53 सीट हार गई और विधानसभा के 319 में से सिर्फ 57 सीट पे सिमट गई। 1 साल बाद 1978
कांग्रेस के अंदर से फिर से ओबीसी डिसेंट की आवाज निकली। ऐसी हार के बाद यह होना संभव था। कांग्रेस दो धड़ों में टूट गई। राम लखन यादव ने कांग्रेस ओ बना ली और अगले 2 साल तक कांग्रेस के पटना के ऑफिस पर कब्जा कर लिया। दूसरी कांग्रेस, जो कि मेन कांग्रेस थी, कांग्रेस आई के नाम से थी। ये स्प्लिट अगले चुनाव तक रहा जो 1980 में हुए। 1980 कांग्रेस आई, जो कि मेन कांग्रेस थी, उसने वापसी की। असेंबली में 173 सीट जीतकर वापस सत्ता में आई। जगन्नाथ मिश्रा फिर से सीएम बने। इस बार वो पहले से भी आक्रामक रूप में पार्टी के ओबीसी लीडर्स के ऊपर बरसे और पार्टी को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लिया। ओबीसी की जो भी बची खुची लीडरशिप थी वो उदासीन हो गई। कांग्रेस फिर से कांग्रेस बन गई। जगन्नाथ मिश्रा का ये कार्यकाल करप्शन चार्जेस, वायलेंस, मर्डर्स और पुलिस ब्रुटैलिटी से भरा हुआ था। बिहार का मशहूर अखफोड़वा कांड भी जगन्नाथ मिश्रा के कार्यकाल में 1981 तक चलता रहा, जिसमें पुलिस साइकिल की स्पोक से आंख फोड़कर उसमें तेजाब डाल देती थी। इंडियन नेशन और आर्यभट्ट जैसे अखबार जगन्नाथ मिश्रा की सरकार के पीछे पड़े थे। ऐसी खबर तक छपी कि सुबह जब तक जगन्नाथ मिश्रा नोटों की गड्डी नहीं देख लेते हैं वो ब्रश नहीं करते हैं। अगस्त 1982 एक एंटी प्रेस बिल लाने की कोशिश की गई। भारी विरोध हुआ। सरकार ने सख्ती से लाठीचार्ज करवाया। कई सीनियर जर्नलिस्ट भी घायल हुए। जगन्नाथ मिश्रा हर दिन अनपॉपुलर होते जा रहे थे। उन्होंने इस दलदल से निकलने का एक मास्टर स्ट्रोक ढूंढा, एक ऐसा रामबाण जो बिहार की राजनीति में अचूक साबित हो सकता था। मई 1983 जगन्नाथ मिश्रा ने एक साहसी और प्रगतिशील फैसला लिया। उन्होंने भरी सभा में अपना सरनेम त्यागने का फैसला किया, जो कि उनकी जातीय पहचान का सूचक था। ये एक प्रेरित करने वाला फैसला था। बिहार के जनमानस और समाज को इस तरह के फैसलों की आदत नहीं थी, जहां ओबीसी राजनीति अपनी जमीन तलाश रही हो और अपर कास्ट और ओबीसी के बीच की खाई हर दिन गहरी हो रही हो। वहां एक इतने प्रभावशाली ब्राह्मण का ऐसा फैसला चौंकाने वाला था। एनएसयूआई के उस वक्त के प्रेसिडेंट प्रेमचंद मिश्रा बताते हैं कि वो सीएम के फैसले से प्रभावित थे। ये एक कास्ट फ्री सोसाइटी की पहल थी। मिश्रा ने पटना यूनिवर्सिटी में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें उनके साथ 300 और छात्रों ने अपना सरनेम त्याग दिया। लेकिन उसी साल 14 अगस्त 1983 को जगन्नाथ मिश्रा को सीएम के पद से कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप ने हटा दिया। करप्शन, वायलेंस, इन सबको नजरअंदाज करना मुश्किल था। कांग्रेस की दिल्ली लीडरशिप ने राज्यों में अपने पसंद के सीएम नियुक्त करने की आदत सी बना रखी थी। यही कारण था कि कई बार राज्यों की पॉलिटिक्स जमीन पर कम और दिल्ली के कॉरिडोर्स में ज्यादा होती थी। जगन्नाथ मिश्रा को सीएम पद से हटाने के बाद एनएसयूआई प्रेसिडेंट प्रेमचंद मिश्रा अपने कुछ साथियों के साथ उनसे मिलने और सहानुभूति प्रकट करने उनके घर पहुंचे। पर जब उनका लेटर हेड देखा तो चौंक गए। उस पर लिखा था जगन्नाथ मिश्रा। प्रेमचंद ने पूछा, ये क्या कर लिया? जगन्नाथ मिश्रा ने जवाब दिया, ठीक किए, तुम लोग भी कर लो। कास्टलेस सोसाइटी एक ढोंग के अलावा कुछ नहीं था। राजनीति की बिछी विसात में एक चाल, और जब मोहरा काम नहीं आया तो उसे वापस ले लिया गया। ये सहूलियत की राजनीति थी, कन्विक्शन की नहीं। इस व्यवहार ने कांग्रेस के दोगले रवैये को जनता के सामने और उजागर कर दिया। कास्ट लाइंस और गहराती चली गईं। 1985 से 1990 बिहार के सीएम की कुर्सी का म्यूजिकल चेयर फिर से शुरू हुआ। अगले 5 साल में 4 सीएम बदले गए। दिल्ली में खूब लॉबिंग होती थी। ये खेल इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में शुरू किया था और अब राजीव गांधी को ये विरासत में मिली थी। कांग्रेस की बिहार की राजनीति के 3 स्तंभों में से 2 अब कमजोर पड़ने लगे थे। ब्राह्मण अब एक नए विकल्प की ओर देखने लगा था और दलित सामाजिक न्याय की बातें करने वाले नेताओं को सुनने लगा था। सिर्फ तीसरा स्तंभ मुस्लिम अब भी मजबूती से कांग्रेस की आधारशिला को पकड़े खड़ा था। पर अब बिहार में कुछ ऐसा होने वाला था कि इस स्तंभ पे सबसे भारी कुदाल चलने वाली थी। शिला पूजन की घोषणा हो चुकी थी। देश की राजनीति का तापमान बढ़ रहा था। 24 अक्टूबर 1989 भागलपुर के मुस्लिम इलाके पार्वती और तारापुर में दंगे हो गए। भागलपुर दंगे हफ्तों तक चले और सरकारी नंबर्स के अनुसार 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। उस वक्त भगवती झा आजाद एक ब्राह्मण को हटाकर सत्येंद्र नारायण सिन्हा एक राजपूत को सीएम बनाया गया था। सत्येंद्र नारायण ये नाराजगी जता रहे थे कि कांग्रेस ने जानबूझकर चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ब्राह्मण बनाया था, जिन्होंने दंगे काबू करने में सत्येंद्र नारायण का बिल्कुल साथ नहीं दिया। कांग्रेस की अंदरूनी अपर कास्ट राजनीति और पावर स्ट्रगल ने हजारों लोगों की जान ले ली। इन दंगों को काबू न कर पाने के 3 कारण और थे। पहला, सलान और अंसार क्रिमिनल गैंग्स ने हाथ मिला लिया था, जिसने पुलिस के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। दूसरा, भागलपुर के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस केएस द्विवेदी पहले ही दिन 100 से ज्यादा लोगों के मरने के बावजूद ढीले पड़े रहे। तीसरा, दंगे चलते रहे लेकिन सीएम ने भागलपुर का दौरा नहीं किया। यहाँ तक कि राजीव गांधी खुद भागलपुर गए तो भी सीएम ने बहाना बना दिया। राजीव गांधी के प्लेन के लिए पायलट तक नहीं दिया गया। राजीव गांधी को मजबूरन खुद प्लेन उड़ाकर भागलपुर जाना पड़ा। कांग्रेस के एक सीनियर नेता
सदानंद सिन्हा बताते हैं कि उस वक्त भगवती आजाद और भागलपुर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शिवचंद्र झा दोनों में प्रतिस्पर्धा चल रही थी। वो दोनों 1991 का लोकसभा चुनाव भागलपुर से लड़ना चाहते थे और इसने कांग्रेस की पॉलिटिकल विंग को दंगों के दौरान स्थिर कर दिया। राजीव गांधी ने कुछ जमीन हासिल करने के लिए भागलपुर में सद्भावना यात्रा निकाली, लेकिन इस यात्रा के मार्ग को कई बार बदलना पड़ा क्योंकि तातरपुर जैसे जगहों पे लोग काले झंडे लिए खड़े थे। कांग्रेस का तीसरा स्तंभ भी टूट गया। मुस्लिम वोट भी कांग्रेस का साथ छोड़ गया। कांग्रेस ने फिर से जगन्नाथ मिश्रा को सीएम बनाया। इतने पोलराइज्ड माहौल में फिर वही अपर कास्ट के हाथ में कमान और फिर से कांग्रेस का बिहार में सीएम की कुर्सी का म्यूजिकल चेयर शुरू हो गया। कांग्रेस हार गई। लालू यादव सीएम की कुर्सी पर आ गए। एक ओबीसी चेहरा, बरसों तक जिससे कांग्रेस अनदेखा करती रही, वो अब अपनी जमीन बना चुके थे। बिहार की राजनीति का प्रारूप बदल चुका था, लेकिन कांग्रेस ने पहले भी सत्ता गंवाई थी और फिर से हासिल कर लिया था। केंद्र के नेतृत्व को उतनी चिंता नहीं थी। चुनाव में हार जीत तो होती रहती है। कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टी थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। सीएम बनने की महत्वाकांक्षा लिए बिहार कांग्रेस का एक नेता 1989 से घूम रहा था, लेकिन वो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को पसंद नहीं था। वो था सीताराम केसरी। और जब सीताराम केसरी को यकीन हो गया कि कांग्रेस उसे सीएम नहीं बनाएगी, तो उसने कांग्रेस के अस्तित्व को ही बिहार से मिटा दिया। लालू के पहले टर्म में कांग्रेस ऑपोजिशन में थी, लेकिन करप्शन, क्रिमिनल्स, माफिया, जंगल राज, ये सब होने के बावजूद कांग्रेस बिल्कुल खामोश रही। कई सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट इसे सीताराम केसरी इफेक्ट कहते हैं। ऑपोजिशन में बैठी कांग्रेस ने ना कोई रैली की, ना कोई स्पीच, मानो कांग्रेस भी लालू के साथ होली। सीताराम केसरी ने हमेशा लालू को निर्विरोध रखा और कांग्रेस का बचा खुचा अपर कास्ट वोट भी कांग्रेस के हाथ से निकल गया। यहाँ तक कि वो लालू के करप्शन के खिलाफ जो पीआईएल कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने की थी, कांग्रेस ने उसे भी वापस ले लिया। उस पीआईएल को करने वाले बाकी सभी नेता आगे चल के बहुत बड़ा नाम बने। 1995 के अगले चुनाव में कांग्रेस अपना सीट ऑफ ऑपोजिशन भी बीजेपी को हार गई और बिहार पॉलिटिक्स में अब आरजेडी वर्सेस बीजेपी का समय शुरू हो गया। कांग्रेस, एक पार्टी जिसका बिहार कभी गढ़ था, वो आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी बनकर रह गई। उसके तीनों स्तंभ ढह गए और आज पिछले कई सालों से वो आरजेडी के रहमो करम पर चुनाव लड़ने को बेबस है। ये कहानी थी कांग्रेस के फॉल की, एक नेता के बदले की, मौका परस्ती की, इग्नोरेंस की।